हेलो, नमस्कार, राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ठीक है, आप सभी को। ठीक है, कैसे आप सभी लोग जल्दी से बता दो फटाफट। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और बेहतर हो गए, ठीक है ना। तो अभी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में। ठीक है, जो कि क्या है भाई, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की भाषा क्या है, केमिस्ट्री हमसे बातें कैसे करती है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो जल्दी से फटाफट सभी लोग बताएंगे क्लास कैसी लगी आप सभी को, पिछली वाली, ठीक है ना। तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं क्लास को शुरू करने से पहले, अभी जो लोग भी भूले भटके हुए हैं अपने दोस्त सखी सहेली सभी को बता देंगे कि सेमेस्टर पॉइंट पे चैंपियन बैच सीरीज स्टार्ट हो गई है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए। और इंजीनियरिंग की सबसे सबसे फाउंडेशन जो बोला जाता है वो कहलाता है आपका एंट्रेंस एग्जाम। शुरू आपकी इंजीनियरिंग की जो कहानी होती है वो यहीं से होती है, ठीक है ना। तो सभी लोग जल्दी से फटाफट चैंपियन बैच में इनरोल हो जाएंगे, अपने दोस्तों सखी सहेली फ्रेंड्स को सभी को बता देंगे चैंपियन सीरीज लॉन्च हो गया है और क्लासेस रन हो रही हैं। जल्दी से फटाफट इसमें इनरोल हो जाएंगे। हमारा एक उद्देश्य होता है आप सभी को गवर्नमेंट और अच्छा कॉलेज दिलाना, ठीक है ना। तो जल्दी से फटाफट सभी लोग भाई ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन होने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेमेस्टर पॉइंट नाम का आपको एक क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे जैसे आप उसको क्या करेंगे भाई, डाउनलोड करेंगे। यहाँ जो सेमेस्टर पॉइंट है उस पे आपके सीनियर्स की क्लासेस चल रही हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, और उस पे सेमेस्टर की टोटली क्लासेस चलती है और एंट्रेंस की क्लासेस आपकी पॉलिटेक्निक पॉइंट पे चलते हैं, यानी जिस पर अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो जब आप सेमेस्टर पॉइंट डाउनलोड करोगे तो वहां आप उसको जब ओपन करोगे तो आपको एक सेक्शन दिखेगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप यहाँ आ जाओगे। 99 रुपीज में आपका ये बैच स्टार्ट, सबसे कम कॉस्ट में, और वो भी केवल पीडीएफ का चार्ज है बेटा। हम लोग पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, लेकिन पीडीएफ के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए विदाउट डिले हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से फटाफट सभी लोग इनरोल होंगे, अपने दोस्त सखी सहेली फ्रेंड्स सभी को बता देंगे, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन की भाषा क्या है भाई। देखिए भाई, हम लोग अपने दोस्तों फ्रेंड्स और पेरेंट्स से किस तरीके से बातें करते हैं, अपना एक अलग लहजा होता है बात करने का, ठीक है। अपनी एक जैसे दोस्तों के साथ किसी और लैंग्वेज में और पेरेंट्स के साथ किसी और लैंग्वेज में बात करते हैं, कोड लैंग्वेज में बात करते हैं। साथ में चल रहे दो फ्रेंड्स ऐसे बात कर लेंगे, बगल में खड़े तीसरे को पता नहीं चलेगा कि इन्होंने क्या बातें की। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री की भी अपनी एक कहानी होती है और ये भी अपनी एक कोड को रखती है, अपने एक लैंग्वेज को रखती है जिसमें ये बातें कर रही होती है, ठीक है ना। तो आप लोग भी बताएंगे कि आप लोग अपने दोस्तों से कैसे बातें करते हो, ठीक है ना। तो ये भी अपना एक लैंग्वेज रखता है और उसी लैंग्वेज को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर रसायन की भाषा क्या है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज क्या है, वो क्या बताती है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले प्रतीकों की बात करते हैं, यानी चिन्हों की बात करते हैं, सिंबल्स की बात करते हैं कि आखिर केमिस्ट्री इन प्रतीक इन सिंबल्स को क्या बताती है। केमिस्ट्री की शुरुआत होती है सबसे पहले, मैं बताऊं तो अगर आपको ये पढ़ना है तो इसमें आपकी जो शुरुआत होगी वो एलिमेंट्स होती है। एलिमेंट हो गए, उनके बारे में जानेंगे, आखिर उनको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, कोई भी एलिमेंट किस तरीके से हम पहचानेंगे कि वो कौन सा एलिमेंट है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रतीक। आखिर कोई एलिमेंट है, उसका प्रतीक क्या होगा, कोड लैंग्वेज क्या होगा जानने का, सरल भाषा में उसको कैसे देख करके पहचान सकते हैं, ठीक। तो किसी तत्व को व्यक्त करने के लिए संक्षिप्त रूप या चिन्ह को उस तत्व का संकेत या प्रतीक कहते हैं। किसी तत्व को यानी किसी भी एलिमेंट को क्या करने के लिए भाई, पहचानने के लिए संक्षिप्त रूप से उसको दिया गया एक संकेत या प्रतीक ही उसका एक सिंबल होता है। किस तरीके से हम लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है ना। चलो, इसे तत्व के अंग्रेजी अथवा लैटिन नामों से लिया गया है, ठीक है। प्रतीक को क्या क्या लिया गया है, लैटिन नामों से लिया गया, अंग्रेजी से इसको लिया गया है। ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, ठीक है। जैसे आपके सामने कुछ एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल दिए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन को हम लोग एच से देखते हैं, अभी हाइड्रोजन है, इतना बड़ा नाम रहेगा तभी हम लोग जानेंगे हाइड्रोजन नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको यहां से देख लें। अगर एच लिखा है तो हाइड्रोजन जानना है हमको,
He लिखा है तो हीलियम जानना हमको, Li लिखा है तो लिथियम जानना है, Be लिखा है तो बेरिलियम जानना है, B लिखा है तो बोरॉन, C लिखा है कार्बन, N लिखा है नाइट्रोजन, O लिखा है तो ऑक्सीजन। तो हमने क्या किया, इनके अंग्रेजी भाषा से इनको कोड लैंग्वेज में चेंज किया ताकि इनको जानने में आसानी हो सके, इतना बड़ा हमको ना लिखना पड़े। यानी अब हमको अगर क्या लिखना है भाई, हमको क्या लिखना है हमको, ठीक है, अब मान लो हमको क्या लिखना है, बेरियम क्लोराइड लिखना है। क्या लिखना है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड लिखने के लिए हम BaCl2 लिख देंगे। यानी कि अब हमको बेरियम के आगे क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है। क्या भाई, क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बेरियम के आगे हम लोग क्लोराइड लिखेंगे नहीं, अब हमको क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी BaCl2 लिख करके काम चल सकता है। तो हमने इसको कोड लैंग्वेज में चेंज किया, तो उसी को बोलते हैं सिंबल या प्रतीक। क्या बोलेंगे, सिंबल या प्रतीक बोलेंगे। प्रतीकों का निर्धारण कैसे करते हैं भाई, कुछ तत्व के प्रतीक उनके नाम के पहले अक्षर से होते हैं, जैसे कार्बन का C हो गया, नाइट्रोजन का N हो गया। बिल्कुल सर, आपने तो बहुत गजब बात बता दी। लेकिन सर अगर मान लेते हैं जैसे कार्बन का आपने C लिखा, क्या लिखा सर, कार्बन का आपने C लिखा, अगर सर कहीं यहीं पे आपका एक नाम और आ जाए जिसका नाम हो कैल्शियम, क्या नाम हो भाई, जिसका नाम हो सर, जिसका नाम हो कैल्शियम, तो सर इसको भी आप C से लिख दोगे, और C से लिख दोगे तो सर हम डिफरेंट कैसे जान पाएंगे कि कौन कैल्शियम है और कौन कार्बन है। तो इसके लिए भी हमने एक जुगाड़ लगाया, और वो जुगाड़ क्या है, देखो भाई इंडियन हो, जुगाड़ तो बहुत सारे होंगे, जुगाड़ पे इंडिया चल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, कार्बन को तो प्रेजेंस किया किससे, C से, कार्बन को हमने डिनोट कर दिया, C से बता दिया कि C लिखा है तो कार्बन लिखा है। लेकिन जब कैल्शियम की बारी आई तो कैल्शियम को हमने बोला C तो रहेगा, साथ में उसका सेकंड जो आपका क्या आएगा भाई, नंबर आएगा, वो स्मॉल में रहेगा। यानी कैल्शियम को लिखने के लिए हम लोग C तो कैपिटल में लिखेंगे, उसके साथ ही साथ A को स्मॉल में लिख देंगे, उसके अगले अक्षर को, वो हमारा कैल्शियम कहलाएगा। यानी जब दो सेम एलिमेंट्स मिल जाते हैं एक ही अक्षर के, तो उनमें दूसरे एलिमेंट्स का जो होता है उसका सेकंड अक्षर स्मॉल में उसके साथ लिख दिया जाता है। तो जैसे कार्बन और कैल्शियम एक जैसे हो रहे थे, तो कैल्शियम को हमने Ca लिख दिया और कार्बन को C लिखा, ठीक, क्या हो गया, C लिखा। आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, इन्हीं को मिला करके केमिकल फार्मूला बनता है। किसी पदार्थ या रासायनिक सूत्र प्रतीकों का एक समूह होता है। क्या होता है, समूह। जैसे मैं बोलूं तो आप A लिखा मैंने, B लिखा, C लिखा, ये क्या है, मैं पूछूं ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये तो लेटर है। क्या बोलोगे, सर ये तो लेटर है, ABCD क्या है, लेटर है। अगर मैं बोलूं, लिख दिया यहाँ पे अपना नाम ही लिख देता हूँ, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना नाम, ठीक है, ठीक है, मैंने क्या लिखा ना, अपना नाम लिख दिया। तो अब बोलोगे सर ये तो ग्रुप्स ऑफ लेटर हो गया, जिसको हम लोग वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। वर्ड मतलब क्या हो गया, एक शब्द बन गया। अभी तो लेटर था, अब एक शब्द बन गया। क्या हो गया, शब्द बन गया, ठीक है ना। अब ऐसे ही जब शब्दों का समूह हो जाता है, यानी कि अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपको, सनी सर इज ए केमिस्ट्री टीचर, ठीक। तो अब क्या हुआ, ये सब क्या हो गया, ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड बन गया। क्या बन गया, ये ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया, यानी एक सेंटेंस बन गया। क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। तो लेटर हमने जाना अलग अलग, लेटर से क्या बना हमारा, द वर्ड, द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। उसी तरीके से वर्ड के ग्रुप को हमने बोला सेंटेंस। इसी तरीके से कि जो हमारा एलिमेंट होता है वो समझो लेटर है, जैसे हाइड्रोजन,
कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्या है, ऑक्सीजन, ये समझ लो लेटर है। लेकिन जब इनके ग्रुप्स को बनाया जाए मिला करके, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मिलाया जाता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलेंगे, कंपाउंड। तो अब मान लेते हैं जैसे यहाँ पे CH, C और H कार्बन मिलके बनाया CH4, इसको बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेथेन। अब ये क्या है, ये ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट हो गया, यानी क्या करेंगे भाई, ग्रुप ऑफ एलिमेंट, यानी कि सब जो हमारा तत्व होगा वो क्या होगा, वह एक समूह होता है, किसका, प्रतीकों का। प्रतीक मतलब ये जो एलिमेंट है इनका एक समूह होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या भाई, क्या बोलते हैं इसको, रासायनिक सूत्र बोलते हैं। ये हमारा एक सूत्र बन गया, CH4 क्या है, एक सूत्र बन गया। तो सूत्र हमारा क्या होगा, रासायनिक सूत्र क्या होगा, ये क्या होगा भाई, ये हमारा ग्रुप्स होगा किसका, केमिकल जो हमारे केमिकल सिंबल्स होंगे उनका एक समूह होता है, ठीक है, जिसकी सहायता से किसी पदार्थ के अणु के संगठन को प्रदर्शित किया जा सकता है। आर यू क्लियर, बताओ सभी लोग क्लियर हैं, जो मैंने अभी आपको बताया आप लोग क्लियर हो। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, इसको मिला करके अब मान लो क्या बना रहे हैं हम लोग, जैसे CH4 बना दिया, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बन गया भाई, CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, H2O बन गया। ये क्या है, ये हमारे क्या बन गए, ये रासायनिक सूत्र बन गए, समझ गया ना। चलो जैसे यहाँ आप देखोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में सहयोग कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, प्रतीक हैं, रासायनिक प्रतीक हैं, इनको मिलाया जा रहा है तो हमारा क्या बन रहा है, एक रासायनिक सूत्र बन रहा है। क्या बन रहा है, रासायनिक सूत्र बन रहा है, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है, इसके पहले वाले लेक्चर में कि ये कैसे सहयोग करते हैं, ठीक है, इन सभी एलिमेंट्स को। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की दो दो की जरूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है, तो पहले में 2 दूसरे में 6, यानी 2 की जरूरत होती है, तो 2 हाइड्रोजन से ये क्या करता है, सहयोग कर लेता है। ये तो मैंने भली बात है आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। आइए, ये जो आपका सूत्र बनता है वो 3 प्रकार से बनता है, एक सरलतम सूत्र होता है, एक आणविक सूत्र होता है, एक संरचनात्मक सूत्र होता है। जैसे NaCl है, क्या, NaCl है, ये सरलतम सूत्र है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे CH2O है, ये भी एक सरलतम सूत्र है, क्या है, एक सरलतम सूत्र है। लेकिन जब इसको हम लोग CH2O को C6H12, ठीक, O6 लिख देते हैं, तो हमारा एक आणविक सूत्र बन जाता है, जो कि क्या होता है, ये चीनी का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है भाई, ये चीनी का सूत्र होता है, ठीक। तो अभी क्या है, ये आपका एक सरलतम सूत्र है। आणविक सूत्र मैंने बोला जैसे C6H12O6 लिखा, जो आणविक सूत्र होता है वो सरलतम सूत्र का एक रूप होता है। सरलतम सूत्र में जब हम लोग, ठीक है, n से, n क्या होगा अभी आगे चल के मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं उसके अणुओं से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आणविक सूत्र बन जाता है। संरचनात्मक सूत्र क्या होता है सर, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, ये CH है, क्या है, CH है, CH4। अब इस CH4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। ये संरचनात्मक सूत्र होता है, क्या होता है, ये संरचनात्मक सूत्र होता है, इस फॉर्म में जो लिखा गया है, ठीक। तो इनको चल के आगे हम लोग पढ़ते हैं एक बाई, ठीक है, 1 बाई 1 करके सभी को। सरलतम सूत्र क्या होता है, इस यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात प्रदर्शित होता है। नहीं समझे, देखो मैं तुमको ये समझाना चाहता हूं, यहीं पे समझना। हाइड्रोजन अकेला लिख सकते हो नहीं, तुमको H2 लिखना होगा। जब कोई बोले लिखो हाइड्रोजन, H2 लिखो, ठीक है, ये इसकी स्टेबल कंडीशन है, क्या स्टेबल कंडीशन, इसीलिए हाइड्रोजन हमेशा ऐसे लिखा जाता है, क्लोरीन हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर ये आपस में ही बॉन्डिंग किए हैं तो ऐसे लिखे जाएंगे, अगर आपस में नहीं है तब भाई इनके साथ कोई एलिमेंट लगना जरूरी है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है
तो ये दूसरे से क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। तो H2 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक है और दूसरे के में भी क्या है, एक है। इन दोनों को जब H2 लिखा जाता है तो दोनों लोग आपस में हाइड्रोजन को शेयरिंग करते हैं, इसलिए दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, इनको लिखा जाता है H2। ठीक, अब देखो तो ये इसका सिंपल फॉर्म है। H2 जो है ना, ये सिंपल फॉर्म, H2 लिखना एक सिंपल फॉर्म है, क्लोरीन Cl2 लिखना सिंपल फॉर्म है। तो ये क्या होता है, सरलतम सूत्र होता है जो इस तरीके से लिखा। लेकिन कार्बन को देखो C2 लिखते नहीं, कार्बन सिंगल पाया जाता है, या तो ये किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा क्या करेगा, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन किया रहता है। ठीक, तो जिनका जो सरलतम सूत्र होता है, जिस रूप में पाए जाते हैं उसी रूप में लिख देना। जो भी एलिमेंट है उनका प्रतीक जिस रूप में पाया जाता है उसी रूप में लिखना सरलतम सूत्र कहलाता है। लेकिन जब उनके मॉलिक्यूल्स के साथ लिखना, उनका क्या कहलाता है भाई, आणविक सूत्र। देखो तो क्या है, एक अणु में उपस्थित तत्वों की संख्याओं का जो सरल अनुपात होता है उसी को हम लोग सरलतम सूत्र कहते हैं। जैसे CH2O है ना, देखो CH2O ये सरल रूप है, क्योंकि कार्बन अकेले लिखा जाता है, हाइड्रोजन H2 के साथ लिखा जाता है, ऑक्सीजन भी अकेले, तो ये सरलतम रूप है। लेकिन जब इसमें मैंने क्या किया, इसी को लिख दिया C6H12O6, तो इनके अणुओं के साथ लिखा गया, इसलिए इसको आणविक सूत्र बोल रहे थे हम लोग। ठीक, इसमें देखोगे तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात जो है, हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, वो देखो यहाँ कार्बन 1 है, अनुपात है, हाइड्रोजन 2 है, अनुपात है, ये क्या है, 1 है। तो इनका एक सरल अनुपात बनता है, क्या, एक सरल सिंपल रेशियो बनता है, जिसको हम लोग सरलतम सूत्र कहते हैं। ठीक, सरलतम सूत्र से या आपका आणविक सूत्र निकल के आता है। आणविक सूत्र क्या होता है, यौगिकों के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या, क्या बोल रहा है कि यौगिक के एक अणु में उपस्थित, ठीक, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान आणविक सूत्र कहलाता है। एक चीज ध्यान दो, अणु और परमाणु में अंतर, ये 2 लिखा है, ये H2 लिखा है, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, अणु। क्या बोलते हैं, अणु। इसको बोलते हैं परमाणु। ठीक, क्या बोलते हैं, परमाणु। यानी ये हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स। याद रखना, जब आगे लिखा है तो अणु और जब पीछे लिखा है तो परमाणु। ठीक है, तो कह रहा है यौगिक के एक अणु में उपस्थित, जैसे अभी यहाँ लिखा गया है CH2O लिखा गया, तो ये टोटल का यहाँ एक छुपा हुआ है, यानी टोटल का ये क्या है, एक अणु है। यानी एक यौगिक के एक अणु में, यानी ये यौगिक है, इसके एक अणु में, आगे लिखा है तो एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की वास्तविक संख्या, यानी जो विभिन्न तत्व हैं इसके परमाणु, यानी पीछे जो नीचे लिखे गए होते हैं उनकी वास्तविक संख्या का ज्ञान ही आणविक सूत्र होता है। अब समझे, जब इनके नीचे जो लिखा जाएगा उसका जब आपको भली बात ज्ञान होगा तो क्या कहलाएगा हम लोग का, आणविक सूत्र, यानी उसको जब हम लोग जान जाएंगे कि यहाँ क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना, आ जाओ, जैसे यहाँ देखोगे C6H12O6 है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं का जो अनुपात है वो इतना है, और यही रेशियो हमारा सरलतम सूत्र का होता है। यही रेशियो क्या होता है, सरलतम सूत्र का होता है। तो लेकिन वास्तविकता में, ठीक, लेकिन वास्तविकता में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, वास्तविक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रियलिटी में क्या होता है कि कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 परमाणु उपस्थित होते हैं, यही आपका रियल होता है। ठीक है, लेकिन जो सरलतम फार्मूला होता है, हम लोग इसको क्या करते हैं, रेशियो को कम करके सरलतम फार्मूला निकाल देते हैं। आ जाओ, तत्वों का जो आणविक सूत्र है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है एलिमेंट का, वो देखते हैं। किसी तत्व का जो आणविक सूत्र होता है उसको लिखते समय उसका प्रतीक लिखकर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, किसी तत्व का जो अणु सूत्र होगा उसको लिखते समय उसका प्रतीक लिख देते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा है, हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक, लिखकर उसमें उपस्थित परमाणु, अब उसमें कितने परमाणु उपस्थित हैं, अब जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित हाइड्रोजन में, तो इसको दाईं तरफ उसके लिखेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, परमाणुओं को उपस्थित प्रतीक के दाईं और नीचे लिखते हैं, यानी यहाँ दाईं और नीचे लिख देंगे। ये क्या कहलाता है हमारा, ये तत्वों का आणविक सूत्र कहलाता है। अब समझ में आया, चलो, यौगिकों का आणविक सूत्र, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, नहीं, अब यौगिकों का, ये तो किसका था भाई, ये तत्वों का था। यौगिकों का आणविक सूत्र कैसे लिखते हैं,
जिन तत्वों अथवा मूलकों का यौगिक बनता है, जिन तत्व को मिला करके यौगिक बनेगा, उनके प्रतीक इस प्रकार लिखते हैं कि धात्विक मूलक बाईं ओर, यानी जो धातु हो उनको बाईं ओर, तथा अम्लीय मूलक को दाईं ओर। जैसे हमारे पास Zn क्या है, एक धातु है, इसको मैंने लिखा दाईं ओर। यशोफोरिक अम्ल है, इसको लिखा दाईं ओर, ये लिखा बाईं ओर, ये लिखा दाईं ओर। तो जब हम लोग बात करते हैं किसकी, यौगिकों के आणविक सूत्र की, तो इसमें क्या होता है कि मूलकों के जो यौगिक बनते हैं उनमें हम लोग धात्विक जो तत्व होते हैं, धात्विक मूलक होते हैं, उनको हम लोग बाईं तरफ रखते हैं, लेकिन जो अम्लीय मूलक होते हैं उसको हम लोग दाईं तरफ रखते हैं। किधर रखते हैं, दाईं तरफ। ये हमारा आणविक सूत्र बनता है, ठीक है ना। आ जाओ, आयरन की संयोजकता, या खत्म हो गया क्या भाई? हाँ चलो, अभी है, हम तो कहें खत्म हो गया, इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा। चलो, बोल रहा है कि आयरन की संयोजकता, आयरन की संयोजकता, ठीक है, एक यौगिक में क्या भाई, क्या भाई, एक यौगिक में यक्स है, किसकी भाई, आयरन की, यानी कि एफ ई की बात कर रहा है, किसका, एफ ई की बात कर रहा है। एफ ई में बोला आयरन की संयोजकता एक यौगिक में यक्स है, नहीं, एक यौगिक में यक्स में, एक यौगिक यक्स में, यानी कोई हमारे पास एक कंपाउंड है, यहां देखना, ठीक है, हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसका नाम एक्स रखा गया। इस कंपाउंड एक्स में एक एफ ही है जिसकी संयोजकता +3 है। क्या है, इसकी संयोजकता +3 है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। जिसकी संयोजकता उसके नीचे लिखो। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। यक्स का आणविक सूत्र पूछ रहा है कि वो आणविक सूत्र कैसे बनेगा। देखो, जिसकी संयोजकता जो होती है उसको उसके नीचे लिख लिया जाता है, यहाँ पे फॉलो करता है क्रिस क्रॉस रूल, मतलब इसकी संयोजकता इसके ऊपर, इसकी संयोजकता इसके ऊपर, यानी कि इसकी संयोजकता यहाँ लिखा जाएगा, यानी एफ ई, यहाँ लिखा जाएगा Fe2, और इसकी वाली इसके साथ, यानी कि Fe2O3 लिखा जाएगा। इसका संयोजकता इसके साथ, इसका संयोजकता इसके साथ, तो बनेगा क्या, Fe2O3, ठीक है। और Fe2O3 हमारा क्या होता है, ये जंग का फार्मूला होता है। किसका, जंग का फार्मूला। अब भाई जंग का फार्मूला कौन सा जंग, जो मूवी में देखते हो वाला जंग नहीं, ठीक है, जो लोहे पे, धातुओं पे, ठीक है, नमी के कारण ऑक्सीजन के साथ जो संक्षार होता है वो वाला जंग। तो क्या बनेगा, Fe2O3 कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। याद रखना, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। संरचनात्मक सूत्र क्या है भाई, स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने आपको बताया, वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या एवं उनके एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, संरचनात्मक सूत्र। जैसे भी मैंने आपको बताया क्या भाई, CH4 का एग्जाम्पल मैंने आपको अभी जस्ट ही दिया है, ठीक है, CH4 दिया मैंने आपको, जस्ट एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। जैसे आपके पास H2O हो गया, तो H2O का अगर मैं बताऊं, तो H2O का जो होता है वो कैसे होता है भाई, देखो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, तो इसकी संरचनात्मक सूत्र इस तरीके से बनती है, ठीक है। तो संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या, उनके एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था, किस प्रकार जुड़ रहा है, तो कैसे जुड़ा है, इस तरीके से। असल में ये इस तरीके से नहीं जुड़ता है बेटा, ये जुड़ता है इस तरीके से, ठीक। इसके बीच में 104 डिग्री 3 मिनट का क्या बनता है, एंगल बनता है। इसके बीच में 104 डिग्री 3 मिनट का एंगल बनता है। क्या बनता है, 104 डिग्री 3 मिनट का एंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ एक लोन पेयर पाया जाता है। लोन पेयर की वजह से ये जो बॉन्ड है ये सीधा ना हो करके, ऐसे ना हो करके ऐसे हो जाता है, झुक जाता है, ठीक। इसके बीच में इतने एंगल बनते हैं। H2O के बीच में, H2O का जो डायग्राम होता है वो लीनियर नहीं होता है, एंगुलर होता है। कभी कोई पूछे कि किसका डायग्राम कैसा होता है, ये सब एग्जाम में पूछता है, जब प्रैक्टिस कराऊंगा सारी चीज क्लियर होंगी, ठीक है। ये एंगल याद रखना, H2O के बीच में 104 डिग्री 3 मिनट का एंगल बनता है। इसका डायग्राम लीनियर नहीं होता, लीनियर मतलब इस तरीके से नहीं होता, रेखीय नहीं होता है, तो मैंने यह समझाने के लिए बताया, ठीक है, इस तरीके से होता है। चलो, इसमें समान तत्वों की समान संख्या द्वारा निर्मित यौगिक एक दूसरे से पृथक यानी अलग होकर के पहचान की जाती है, अलग करके। उदाहरण के लिए एथिल अल्कोहल एवं डाई मेथिल ईथर, दोनों के रासायनिक सूत्र जो है
C2H2O है, दोनों के ही रासायनिक सूत्र हैं, लेकिन इनमें जुड़ने का जो क्रम है उनके नाम को बदल देता है। क्या करता है, जुड़ने का क्रम जो है नाम को बदल देता है। कैसे एथिल अल्कोहल है, कैसे डाई एथिल अल्कोहल आता है, ये सारी चीजें मैं नॉमेनक्लेचर में आपको बताऊंगा। नाम लिखने का केमिस्ट्री से खेलोगे भाई तुम लोग, टेंशन मत लो, ठीक है ना। आ जाओ। किंतु परमाणुओं के जुड़ने का जो क्रम है वो अलग होता है, अलग अलग। जैसे मान लो अगर कार्बन के साथ जुड़ा, ठीक है, क्या भाई, कार्बन के साथ जुड़ा तो डाई एथिल ईथर बन जाएगा। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो एथिल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो जुड़ने के क्रम से इनके नाम में भी चेंजिंग आती है और दो क्या होता है, दो भिन्न अलग अलग क्या यौगिकों का निर्माण होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। जब क्या हुआ भाई, एथेनॉल जो है ना, एथेनॉल हो गया, डाई एथिल ईथर हो गया, एथिल अल्कोहल है, ये एथेनॉल है, ये यहाँ कलर डायग्राम बन गया है, ठीक है, देखना कि वही है वो, हाँ वही है, ठीक है, एथेनॉल को ही एथिल एल्कोहल भी कहते हैं ना। देखो यहाँ ध्यान देना आप लोग, क्या था हमारे पास, C2H5H6 था ना, H6, और वो था, यही हमारा फार्मूला है। इसी एक फार्मूले को हमने दो नामों में चेंज कर दिया, बस क्या, इनके जुड़ने का क्रम बदल दिया, क्या, जुड़ने का क्रम बदल दिया। यहां देखना, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा दी। इसके साथ जुड़ने से इसमें जुड़ जाता है ऑल, क्या जुड़ जाता है, ऑल, और इसी की वजह से इसका नाम हो जाता है एल्कोहल। क्या हो जाता है, एल्कोहल, इसी को इथेनॉल बोलते हैं। लेकिन जब यही ऑक्सीजन किसके साथ, कार्बन के साथ जुड़ जाता है तो डाई एथिल ईथर बना लेता है। क्या बना लेता है, डाई एथिल ईथर बना लेता है। यहाँ देखो वही ऑक्सीजन है, बस क्या किया, ऑक्सीजन को बीच में रख दिया और हाइड्रोजन को कार्बन के साथ जोड़ दिया। समझ गए, बोलो। यही अभी देखो तुम सोच रहे इधर ना, अभी इसी को बना दे रहा है, इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन है ना, यहाँ 2 है, इसी को बना के दिखाता हूँ, ये वाला अलग हो जा रहा है लेकिन नाम वही सेम है। इसको बना के दिखाता हूँ, देखो ये आपका C, यहाँ O, यहाँ C, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ऑक्सीजन को, तो एक इससे बनाएगा एक इससे, और ये तो अपना बना लेंगे। देखो अब बताओ, अब ये कार्बन के साथ जुड़ा, किसके साथ जुड़ गया, अब ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। अब इसमें तुम मुझे बताओ, इनके बस जुड़ने के क्रम को मैंने बदला, इनका नाम चेंज हो जाता है, डाई एथिल ईथर हो जाता है, इसी का नाम डाई एथिल ईथर होता है, ठीक है ना। ये अलग हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। चलो आगे चला जाए। यौगिक का प्रतिशत संगठन, प्रतिशत संगठन मतलब भाई कितने प्रतिशत तत्व मिल करके यौगिक बना रहे हैं। जैसे 10% हमने चीनी मिला दिया, 5% नमक मिला दिया, ठीक है, और उसमें से जो 85% है वो हमने पानी मिला दिया, तो बन जाता है शरबत। अब पूछू, आपने उस शरबत में कितना चीनी कितना नमक मिलाया था, तो बताओगे ना। जैसे आपने क्या किया भाई, देखो टोटल आपके 100% का पेपर होता है, ध्यान से सुनना, टोटल 100% का पेपर होता है। इस 100% में अगर आप इंटर में 12th में हो तो टोटल आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो। 5 सब्जेक्ट मतलब 20% पर सब्जेक्ट, 20% पर सब्जेक्ट आपका एग्जाम दे रहा है। एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स पाते हो तो 20% नंबर आपको दे के जाता है। अब मैं पूछूं कि आप बताओ, आप अब मैं पूछूं इसमें से आपका मान लो कितना, 500 का टोटल एग्जाम हुआ, 500 का टोटल एग्जाम हुआ और तुमने 400 नंबर पाए, ठीक है, 500 का एग्जाम हुआ, 400 नंबर पाए, मैं बोलूं कितना परसेंट पाए, तो क्या बोलोगे, 100 से गुणा कर दोगे परसेंटेज निकालने के लिए। यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो सहित 5 × 40 यानी 80% आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 80% आ जाएगा। यानी कि टोटल जितना है और जितना पाए उसको ऊपर धरो, 100 से गुणा कर दो, तुम्हारा परसेंटेज निकल के चला जाएगा। सेम वही यहाँ भी अप्लाई करना है। कैसे निकलेगा, किसी तत्व का प्रतिशत मात्रा अगर आपको निकालना है कितना परसेंट है, तो पहले आप क्या करो, यौगिक का अनुभार निकाल लो, फिर तत्व का जो है, तत्व की मात्रा जो है उससे उसके उसमें यौगिक का अनुभार से डिवाइड कर दो और गुणे 100 कर दो, आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, देखो पोटेशियम क्लोरेट हमारे पास है, इसका अणुभार की गणना करना है। अणुभार कैसे निकालते हैं ये भी जान लो।
पोटेशियम का 39 होता है, लिख लो। यहाँ पे कोई कुछ लिखा है 1 2 3 नहीं लिखा है, प्लस लगा दो। क्लोरीन का 35.5 होता है तो 35.5 लिख लो, प्लस लगा दो। ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो 3 से गुणा करने का। अभी देखो ये 39 है, ठीक है, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 5 14, 3 3 6 1 7 74 हो जाएगा, यहाँ 10.5, ठीक है। 16 तिया 48 हो जाता है, कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा। चलो अभी इसको जोड़ देना, ठीक है, जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 122 समथिंग आएगा, 122.5 आएगा। इसको आप चाहते तो देख करके टिक कर सकते थे। भाई देखो यहाँ पे जब आपने लिखा तो इसमें देखो ये जगह पॉइंट है, अब और कहीं पॉइंट है नहीं, तो यानी ए पॉइंट आपका साथ साथ चलता रहता, तो एक ही जगह पॉइंट मिलता है ये वाला, ठीक है। ऐसे देख करके टिक भी कर देते कि एक ही जगह पॉइंट है और ये पॉइंट साथ साथ आपका चलेगा, और ये कहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। अणुभार ऐसे निकालते हैं, यानी टोटल का मॉलिक्यूलर वेट लिख देते हैं। अणुभार मैंने बताया था आपको कि जो ऊपर लिखा जो ऊपर लिखा जाता है इसको अणुभार, जो नीचे लिखा जाता है इसको परमाणु क्रमांक, ठीक। तो इसको आप लोग याद करना, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, लिया, इसका कितना होता है आप लोग याद कर लेना। 30 तक, कहाँ तक, 30 यानी जेडीएन तक, कहाँ तक, जेडीएन तक, जिंक तक अगर आप याद कर लेते हो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, तो समझ लो भाई आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तब आप बढ़िया से केमिस्ट्री पढ़ोगे अच्छा से, ठीक है ना। अब देखो आणविक सूत्र निकालने का फार्मूला क्या है, आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एन को फाइंड आउट करेंगे, एन क्या होगा, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, एन क्या होगा, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एन हमारा क्या होता है, आणविक सूत्र का सरलतम रूप। देखो आणविक सूत्र अगर आपको निकालना है तो एन मल्टीप्लाई बाई सरलतम सूत्र। एन कैसे निकालोगे, यौगिक का अणुभार बटे सरलतम सूत्र का भार। तो यौगिक का अणुभार जो यौगिक दिया जाएगा उसका अणुभार, और सरलतम सूत्र जो उसका होगा उसका अणुभार निकालोगे, फिर आपका क्या हो जाएगा भाई, आणविक सूत्र निकल जाएगा। देखो यहाँ पे बोल रहा है मूलानुपाती सूत्र बताइए, तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई। देखो एक कार्बनिक यौगिक है, एक कार्बनिक यौगिक की प्रतिशत रचना, यानी कैल्शियम हमारा 40% है, कार्बन 12 है, ठीक। ऑक्सीजन आपका कितना है, 48%, ठीक है। कह रहा है कि इसका मूलानुपाती आप सूत्र बताइए कि क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र बताना है, ठीक है। क्या निकालना है भाई, मूलानुपाती सूत्र। आ जाओ देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, जितना है उसका परसेंटेज भी आपको लिखना है साथ ही में साथ, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट हो गए, ये हमारे क्या हो गए, एलिमेंट हो, ठीक है। ये उनकी प्रतिशत हो गया और उनका अणुभार हो गया। अणुभार को क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखना चाहोगे, चलो आ जाओ। देखो यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या दिया है, ध्यान से देखना। एलिमेंट कैल्शियम 40%, क्या भाई, एलिमेंट में देखोगे तो कैल्शियम आपका 40% है, तो 40% आपका क्या है, कैल्शियम है। कैल्शियम को लिखो कितना परसेंट, 40%। अणुभार इसका कितना होता है, 40 होता है, ठीक। इसी तरीके से आप देखोगे तो कार्बन 12% है, क्या है, कार्बन 12%, लिखो कार्बन 12%, अणुभार इसका कितना होता है, 12 होता है, ठीक है सर। इसी तरीके से आपका ऑक्सीजन 48 है, ऑक्सीजन कितना परसेंट, 48%, ऑक्सीजन कितना परसेंट भाई, 48%। इसका परमाणु क्रमांक इसका परमाणु क्रमांक कह रहा हूँ भाई, परमाणु भार 16 होता है, ठीक। अब परसेंटेज में तुम अणुभार से भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा, इसका कितना निकल के आएगा, एक निकल के आएगा, इसका कितना निकल के आएगा, एक निकल के आएगा, इसका कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। यानी अब इसका जो मूलानुपाती सूत्र बनेगा, अब क्या बनेगा, कैल्शियम कितना निकल के आया, एक, यानी अब यहाँ जो लिखोगे वो कैल्शियम का एक लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, कैल्शियम का एक लिखोगे, कार्बन का एक लिखोगे, ऑक्सीजन 3 लिखोगे, ठीक। अब देखो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अभी आपको समझ में आया कैसे करना है, जितना प्रतिशत उसमें अणुभार से भाग कर देना है, ऐसे भी आपका क्या होगा, ये निकल जाएगा।
ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बन जाएगा। चलो ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्या है, एक यौगिक का सरलतम सूत्र, देखो अब की बार सरलतम सूत्र दे दिया है, कह रहे यदि इस यौगिक का अणुभार 180 हो, अणुभार दे दिया है, तब इसका आप आणविक सूत्र बताइए। क्या करना रहता है, अणुभार जब किसी यौगिक का दिया हो तो सरलतम सूत्र का अणुभार निकाल के भाग करके 100 से गुणा करते हैं, एन का मान निकल जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया, क्या करना है, एन निकालने के लिए यौगिक का अणुभार बटे सरलतम सूत्र का अणुभार निकाल लेना है। तो यौगिक का अणुभार दिया हुआ है, क्या है, दिया है, कितना है यौगिक का अणुभार भाई, 180 दिया है। यौगिक का अणुभार कितना दिया है, 180 दिया है। ठीक है, अब सरलतम सूत्र का अणुभार निकाल लेते हैं। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, जोड़ लेते हैं, ऑक्सीजन कितना 16, 12 2 14, 14 में 16 जोड़ोगे तो 30 निकल के आएगा, कितना आएगा 30। तो अब 30 से क्या करो, इसमें जैसे आप डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। 30 से कितनी बार में शहीद होगा भाई, 6 बार में, कितनी बार में, 6 बार में, यानी n की वैल्यू 6 मिल गई। n की वैल्यू कितनी मिल गई, 6। अब ये जो n की वैल्यू 6 मिली है ना, यहाँ देखना 6 मिल गई, आणविक सूत्र कैसे निकालना है, n की वैल्यू में n की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है सरलतम सूत्र में। ठीक है, यानी कि अब आणविक सूत्र जो आपका निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, आणविक सूत्र क्या निकलेगा, बताइए आप लोग, क्या निकलेगा, n मल्टीप्लाई में सरलतम सूत्र क्या है, CH2O है। ठीक है, अब यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 6 रखोगे इसके जगह पे, तो क्या हो जाएगा 6CH2O, और बनेगा क्या यहाँ पे, बताइए क्या बनेगा मेरे लाल, बताओ, यहाँ बन जाएगा आपका C6H12O6 बनेगा, यानी ग्लूकोज का सूत्र बन जाएगा। समझ में आया कैसे निकला, यानी C6H12O6 ऑप्शन नंबर सी आपका विल बी राइट आंसर। चलो अब यहाँ बात करते हैं रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण, ठीक है, प्रतीकों एवं सूत्रों का वह संगठन है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, एक प्रतीक और समीकरणों यानी सूत्रों का एक संगठन होता है जो किसी वास्तविक रासायनिक क्रिया को प्रदर्शित कर रहा होता है। वास्तविक रासायनिक क्रिया को क्या कर रहा होता है, प्रदर्शित कर रहा होता है। अब ये रासायनिक समीकरण, जैसे हमने क्या किया, लेटर से हमने वर्ड बनाया, वर्ड के ग्रुप को हमने सेंटेंस बना दिया, तो इसी तरीके से एलिमेंट्स के प्रतीकों को जोड़कर हमने एक क्या बनाया, एक यौगिक बनाया, और यौगिकों को जब आपस में एक रिएक्शन का रूप देते हैं, एक संगठन का रूप देते हैं, तो उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखो एक सेंटेंस बनाना, यही हमारी रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसमें एक चीज देखना, जो तीर इस तरीके से दिया है उसका मतलब होता है कि रिएक्शन हो रहा है, इस तीर का मतलब होता है रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों पक्षों के बीच में तीर का चिन्ह लगा देते हैं, यानी यहाँ से इसमें रिएक्शन हो रहा है। अभिकारकों और उत्पादों के बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है ना चलो अब खत्म हो गया, अब जो था मैंने आपको खत्म पढ़ा दिया। अब यहाँ से शुरू होता है आपका MCQ। चलिए फटाफट MCQ कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। चलो, पोटेशियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की बात करते हैं। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट है, यानी कि यहाँ, ठीक है, आ जाओ, ठीक है, देखो यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट दिया है और क्या है, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 हो जाएगा, प्लस बेरियम क्लोराइड बोला है यानी BaCl2 हो जाएगा। ठीक है सर, बोला इसकी अभिक्रिया द्वारा प्राप्त अवक्षेप क्या बनेगा। इन दोनों का मैं रिएक्शन करा रहा हूं, देखना कैसे होता है। हमेशा एक चीज जानना, ये प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला, ये याद रखना। अब तुम एक चीज पढ़ोगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहे जहाँ पढ़े होगे, ठीक है, कि माइनस माइनस आपस में क्या हो जाता है, बताओ, जुड़ता है कि रिपल्स करता है, रिपल करता है। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या होता है भाई, ये जुड़ता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो सेम वो भी यही ये अप्लाई कर देना। ठीक है, ज्यादा तामझाम करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, लेकिन सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। अब ये प्लस वाला निगेटिव के साथ जाएगा, यानी K2 जो है Cl2 के साथ जाएगा। यहाँ 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, तो बनेगा क्या, 2
KCl बन जाएगा। ठीक, अब देखो प्लस लगाओ, अभी ये माइनस ये प्लस, तो ये इसके साथ चला जाएगा तो क्या बनेगा, BaSO4 बन जाएगा। बोला प्राप्त अवक्षेप क्या बनेगा, क्या बना, बेरियम सल्फेट बना। क्या बना, बेरियम सल्फेट। अवक्षेप को अवक्षेप के साथ नीचे तीर लगा देंगे तो ये अवक्षेप को दर्शाता है। अगर यही तीर मैं ऊपर लगा देता हूँ इसका मतलब गैस है, जैसे हाइड्रोजन के पास ऐसे लिख दिया जाता है, इसका मतलब गैस होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, अवक्षेप है। तो क्या बना, बेरियम सल्फेट बना, बेरियम सल्फेट बना, बेरियम सल्फेट है। तो यहाँ पे हम कहें कहाँ चला गया, चलो, तो क्या होगा, बेरियम सल्फेट होगा। आ जाओ, कह रहा है CA3 है और PO का होल्ड वायस है। कह रहा है इसमें कैल्शियम की संयोजकता क्या होगी। चलो आओ सिखाता हूँ संयोजकता निकालने के लिए। एक चीज मैंने बताया था, क्रिस क्रॉस रूल बताया था। जैसे मैंने आपको बोला Fe2O3, अगर इसको तोड़ लिया जाए, यानी Fe की जो संयोजकता थी वो 3 थी और O की जो संयोजकता थी वो 2 थी। इसी को जो हमने क्रिस क्रॉस रूल लगाया था तब जाके ये फार्मूला बना ना, यानी जो इसके साथ लिखा है वो संयोजकता इसकी होती है और जो इसके साथ लिखा है वो संयोजकता इसकी होती है। इसके साथ इसकी संयोजकता, इसके साथ इसकी संयोजकता, याद रखना। तो सेम वही चीज यहाँ भी अप्लाई करना है। क्या लिखा है, CA3PO का होल ट्वाइस, PO क्या है, पोलोनियम है। ठीक है ना, यानी कि अब बताओ कैल्शियम की जो संयोजकता होगी वो 2 होगी और PO की जो संयोजकता होगी वो क्या होगी भाई, 3 होगी। क्रिस क्रॉस लगाओगे तो यही बनेगा। यानी पूछा क्या, कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ, सूत्र, जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ। सूत्र, जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित, इसका इसका आंसर आप लोग करोगे। ठीक है, अभी जस्ट मैं पढ़ाई, थ्योरी पार्ट है, अगर आंसर नहीं आएगा तो पीटे जाओगे। इसका आंसर आप लोग करोगे, कमेंट इन बॉक्स, कमेंट। ठीक है, आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। ठीक है ना, थ्योरी पार्ट का है, बताना मूलानुपाती सूत्र, सरलतम सूत्र, संरचनात्मक या अणु सूत्र कहते हैं। आंसर कमेंट बॉक्स। आ जाओ, कार्बोनेट मूलक पर आवेश कैसा होता है, कार्बोनेट मूलक बोल रहा है ना, यानी CO3 पे जो आवेश होता है बेटा वो -2 होता है, ये याद रख लेना। ठीक है, ये फिक्स है, -2। ठीक है, कैसे -2 होता है, जब आप ये इक्वेशन जब बनाओगे इसके स्ट्रक्चर को तो वहां से निकल के आता है। ठीक है, जैसे कार्बन का हमारा 6 होता है इसका आउटर मोस्ट शेल में, देखो 6 है, ये 2, ये 4। ठीक है, यानी 4। ऑक्सीजन 3 है, हर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बताओ क्या करेगा, तो ये तो 2 तो पूरा करेगा, लेकिन बाकी 2 तो वो माइनस का चढ़ जाता है इस पे चार्ज। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट में प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब अणुभार निकालोगे तो कितना निकल गया है, कैल्शियम का कितना है, 40। क्या हो रहा है, कैल्शियम ऐसा क्यों हो गया, देखो कैल्शियम का 40 होता है। ठीक है, यहाँ देखोगे तो कैल्शियम का 40 हो गया, उसके बाद कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16×3 = 48 हो गया। ठीक है, 48 और 12 जोड़ोगे 60 और 40 100, कितना हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा है वो टोटल 100 है। अब उसमें पूछा है कि कैल्शियम कितनी मात्रा, तो पूरे में से जो जितना है उसको ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो किसका पूछा, कैल्शियम, कैल्शियम कितना है, 40 है, तो ऊपर 40 40 लिख देंगे। ठीक है, गुणे में प्रतिशत में निकालना है तो 100 कर देते हैं। कैसे रिजल्ट का परसेंटेज निकाल, तो ऐसे निकाल दो। तो यहाँ 100 से 100 शहीद हो जाएगा, बचेगा कितना, 40, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40%। आ जाओ, C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताइए। देखो भाई, C2H6 है, ठीक, कार्बन का 12 होता है, यानी 12 × 2 प्लस
हाइड्रोजन का 1 गुणे 6, टोटल निकल के आएगा 12 दूना 24, 6 30 हो जाएगा। ठीक है, टोटल ये 30 हुआ। पूछा किसका? कार्बन। कार्बन यहाँ कितना है? 24 है, तो यहाँ 30 करोगे, ऊपर 24 कर दोगे, 24 कर दोगे, यहाँ पे कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 सहित, 3 9 24, यानी टोटल निकल के आएगा 80%। क्या निकल के आएगा? 80% निकल के आएगा। ठीक है, गुणा भाग करने के लिए हमसे से सिखा देंगे, गुणा भाग करने के लिए ऐसे सीखो। ठीक है, फटाफट आंसर कैलकुलेशन करना चाहिए। कैलकुलेशन स्लो करोगे तो एग्जाम कैसे दोगे? आ जाओ। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है। बोला क्या कि जो एल्यूमिनियम है इसकी संयोजकता हमारी क्या है? 3 है सर। सल्फेट आयन की संयोजकता 2 है। सल्फेट आयन की संयोजकता 2 है। ठीक है, इसको सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का अणुसूत्र बताइए। एल्यूमिनियम सल्फेट का अणुसूत्र, तो क्रिस क्रॉस रूल लगा दो, तो क्या बनेगा? Al2SO4 का होल थ्रायस बन जाएगा। ठीक, तो Al2SO4 का होल थ्रायस, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर भार प्रतिशत में कमी बताइए। पोटेशियम क्लोरेट को क्या बताना है इसमें? पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर भार में प्रतिशत कमी क्या होगी जब पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग गर्म करेंगे? 1 मिनट बेटा रुक जाओ। ठीक है, ध्यान दो। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है, देखो KClO3 ये होता है इसका फार्मूला पोटेशियम क्लोरेट का। इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो जो हमारा ये क्या है? ऑक्सीजन है, ये उड़ जाएगा वेपर बन के। तो कमी तो आएगी, कुछ तो कमी आएगी। तो क्या करना है? आप लोग इसमें क्या करोगे? सबसे पहले इसका अणुभार निकालोगे। क्या करोगे? अणुभार। इसका अणुभार निकालने के बाद इसका अणुभार निकालना, ऊपर रखना, 100 से मल्टीप्लाई करके मुझे बताना कि कितना आया, कितना इसका आया। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है, नहीं आएगा तो बाकी मैं करवा दूंगा, बाकी समझते ही हो, मैं तो हूँ ही। ठीक है, आ जाओ। देखो, निम्न में से ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या है? ग्लूकोज का अणुसूत्र इतनी बार बताया हूँ, C6H12O6 होता है, बहुत बार बता दिया हूँ तुम। Fe2 या देखना है यहाँ पे, ठीक है, FeSO4 × 7H2O में क्रिस्टल जल की प्रतिशत मात्रा बतानी, यानी कि जल की कितनी प्रतिशत मात्रा है आपको बताना है। तो क्या करेंगे? अणुभार निकालेंगे भाई, टोटल का अणुभार निकालना है। तो Fe का यहाँ देखना 56 हो गया, Fe का यहाँ 56, देखो वही प्रतिशत निकालना है। चाहो तो तुम लोग भी बता सकते हो, लेकिन ज्यादा भी छोड़ दूंगा तो कहोगे सर आप क्वेश्चन नहीं लगवाते, ऐसा कहने लगोगे। ठीक है, कमेंट में लिखो सर आप क्वेश्चन नहीं लगवाते हो, छोड़ देता हूँ लोग के भरोसे। लेकिन है सब एक ही मेथड पे, आप लोग कर ले जाओगे, लेकिन लगवाऊंगा नहीं तो भी दिक्कत है आप लोग के लिए। तो Fe का क्या हो जाएगा? 56 प्लस सल्फर का 32 होता है, लिख लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन 16 चौक के 64 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 है तो 64 लिख लो भाई। ठीक है, प्लस करोगे, यहाँ पे क्या है? ये 7, 7, ये जो जो 7 है यहाँ देखना, ये 7 जो है टोटल में इसका मल्टीप्लाई करता है, यानी H2O को टोटल में, तो 18 है। ठीक है, यहाँ देखना इसका 18 आता है, 18 में गुणे 7 कर लेना। ठीक है, ये अपना टोटल का बनेगा। 18 गुणे 7 कर लेना। ठीक ठीक है, ये आपका टोटल क्या निकल के आएगा भाई? अणुभार निकल के आएगा। पूछा है जल का, तो कुछ करना थोड़ी नहीं, इसको जोड़ो पहले। देखो यहाँ पे आप जोड़ो इसको, ठीक है, 8, देखो यहाँ देखो, 8 7 56, 6 हो जाएगा यहाँ पे। यार मिट जा भाई, 8 7 56, 6 हो जाएगा,
आपका हासिल जो बचेगा वो 5 बचेगा, ठीक है। उसमें से आपको फिर क्या करना है, 7 5 12 हो जाएगा 126, ठीक है। अभी इसको फटाफट ऐड करो आप लोग, ऐड करके बताओ। 6 4 10 तो 12, 12 6 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा नहीं बताओ, इतना हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये 2 है, ठीक है, ये 4 ये 6 है, 6 2 8 हो गया, 8 3 11 और 11 5 आपका हो जाता है 16, 16 1 17, 170 टोटल का ये अड़ुभार जो निकल के आएगा 170। 170 में आपको क्या करना है भाई, भाग दे देना है 170, ठीक, 126 गुणे 100 कर लेना, क्योंकि 126 आपका किसका निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा। पूछा है जल का, तो जल का ऊपर आपको रखना है, ठीक है। अभी आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। 17 से भाग दोगे तो टोटल कितना निकल के आया, चेक करके रुको, मल्टीप्लाई करो जल्दी से फटाफट। कितना है, ठीक है। ठीक है चलो, तो इस तरीके से आप लोग करके जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। यहाँ हाइड्रोजन कह के ही है, ठीक है। 16 2 18 बताओ। अच्छा, इसको हमने जोड़ा नहीं था क्या? अच्छा, यहाँ देखना देखना देखना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है बेटा, 126 मैंने तो ऐड ही नहीं किया। आ जाओ, ठीक है, रुको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ भाई फटाक से, अभी तो मिस्टेक हो जाता। ठीक है, 56 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 126, 200, ठीक है, यानी 278 आएगा, टोटल 278 आएगा ना। ठीक है, 278 में उसके बाद ये आपका कितना आ रहा है भाई, 126 आ रहा है ना, 126 यहाँ रख लो, मल्टीप्लाई बाय अभी 100 कर देने का, अभी आपका ये निकल के चला आएगा, ठीक है। 278 यहाँ 126 रहेगा यार, कितनी बार मिस्टेक करो। चलो, अब ये निकल के आएगा आपका 45.32 निकल के आएगा, ठीक है। क्या निकल के आएगा, 40.532 निकल के आएगा, यानी टोटल का अणुभार निकाल के इसमें जल का अणुभार ऊपर रख करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। कैलकुलेशन का खेल है, जल्दी से कर लोगे तो हो जाएगा। एक कार्बनिक यौगिक का प्रतिशत संगठन, यानी इसका बोला है कि इतने इतने प्रतिशत है कार्बनिक यौगिक है, बोल रहा है कि उसका सूत्र क्या होगा, ठीक है। फिर वही वाला अपना दो, ये देखो कार्बन हमारा है, कार्बन कितना परसेंट है भाई, 92.4% है, ठीक है। इसमें देखोगे तो आपका हाइड्रोजन कितना है, 7.6 है। अभी इसमें क्या करोगे, कार्बन यानी 12 से इसमें क्या करोगे, 1 से भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा इसका, कार्बन से जब आप भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा, जल्दी से बताना आप लोग, देखो। ठीक है, ये निकल के आता है 7.7 निकल के आएगा, ये वाला, और ये 7.6 है। अब इसमें जो छोटा है उसी से दोनों भाग लगा दो, तो इसमें भाग लगाओगे फिर इसमें भाग लगाओगे, जो छोटा होता है दोनों में, जो छोटा आता है उसी से दोनों में भाग लगा देते हैं। तो जब भाग लगाओगे तो ये आपका टोटल 1 निकल के आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन 1 निकल के आएगा, कार्बन भी आपका कितना निकल के आएगा, 1 ही के करीब नियर अबाउट निकल के आएगा। तो दोनों 1 1 के करीब आ रहा है, यानी CH आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी एक ही कार्बन एक ही आपका हाइड्रोजन होगा, एक कार्बन और एक ही आपका हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। चलो आगे चला जाए, बताओ। चलो खत्म हो गया, ठीक है, यही आपका था। आ जाओ, यहाँ एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, चलो अगर नहीं कराओगे तो बाकी अगले वाले हम तो करा ही देंगे, जो छोड़े हैं क्वेश्चन, छोड़े मतलब जो दिए हैं आपको वो आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है, और आंसर उसका कमेंट बॉक्स में करिएगा,
तभी आपको हर एक टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है एवरीबॉडी, आई होप दैट आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर के साथ, बेहतरीन से सेशन के साथ। ठीक है, तो अभी के लिए आप सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार और सभी को मेरे तरफ से जय।